हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मिशन गुरुकुल के अकाउंट्स के इस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। पिछले के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि ट्रायल बैलेंस के बारे में हमने जाना था, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। तो आज हम उसी सीरीज को, उसी लेक्चर को हम आगे अब ट्रायल बैलेंस के थ्रू अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और फिर जो एरर्स हैं उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। हम कैसे करते हैं वो सीखेंगे भी। तो पिछले वीडियो में आपको कुछ असाइनमेंट दिए गए थे। क्या था आपका असाइनमेंट? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में आपको पढ़ना था। आशा है आप सबने इसे पढ़ा होगा, क्योंकि असाइनमेंट ऐसे नहीं कि रैंडमली दे दिए जाते हैं। असाइनमेंट कुछ सोच समझ के ही दिए जा रहे हैं आपको। जो असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसका उससे कुछ ना कुछ कोरिलेशन जरूर रहता है, इसलिए आपको एक पहले से थोड़ी तैयारी के लिए आगे का कुछ बता दिया जाता है। तो उम्मीद है आप सबने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो क्या हमने जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आज हम शुरू करने वाले हैं, इससे पहले जो हमने ट्रायल बैलेंस जो पिछले वीडियो में देखा था, तो उसमें हमने जाना था कि ट्रायल बैलेंस का टैली करना इस बात का प्रमाण तो नहीं है कि हाँ भाई आपने कोई गलती करी ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस के टैली होते हुए भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। मतलब कि आप जो मतलब कि ट्रायल बैलेंस जो हमारे जो गलतियां होती हैं, वो दो तरीके के गलतियां हो सकती हैं। या तो ऐसी गलतियां हो सकती है जो कि ट्रायल बैलेंस को प्रभावित कर रही हो, या फिर ऐसी भी गलतियां हो सकती है जो कि ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं भी करें। जैसे हमने पिछले में एक ब्रीफ ओवरव्यू इसका देख ही लिया था कि जैसे कोई एंट्री हमने लिखी ही नहीं, बिल्कुल ओमिट कर दी, तो वहां पे क्या वो अगर जो बैलेंस की सिनारियो है वो तो प्रभावित नहीं होगा। बैलेंस है तो है, अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं तो। अगर वही है कि आपने कुछ कम लिख दिया, ज्यादा लिख दिया, तो उससे आपका प्रभाव पड़ सकता है। जानते हैं कि एरर क्या होता है? सिंपल सा चीज है, आप सबको पता होगा। यहाँ पे जो वर्ड है आपका अनइंटेंशनल, आप कुछ जानबूझ के कर रहे हो वो एरर नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा जानबूझ के आप कर रहे हो तो वो फ्रॉड हो जाएगा। इंटेंशनली आपका किया गया कुछ वैसा काम फ्रॉड कहलाएगा। लेकिन अनइंटेंशनल, अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हो जा रही है, उसे कहा जाएगा एरर। तो वैसे एरर्स को, अगर अनजाने में कुछ गलतियां हो गई हैं, बाद में हमें पता चल रहा है, तो वो गलतियों को सुधार कर लिया जाता है। यही बुद्धिमानी है। तो वही काम हम करने वाले हैं अब। एरर्स कैसे कैसे हो सकते हैं? एरर्स जब हम लोग अभी जो अकाउंट्स के जो हमने अलग अलग स्टेप्स को हमने जाना है, तो सबसे पहले हमने क्या करा था? रिकॉर्ड करा था, उसे हमने जर्नलाइज करा था। तो जर्नलाइजिंग में कुछ एरर आपका हो सकता है कि आपने जर्नल एंट्री में कुछ गलतियां कर दी हो। फिर जर्नलाइजिंग के बाद आप उसकी पोस्टिंग कर रहे हो सके कि आप वहां पे कुछ गलती कर बैठे हो। या फिर पोस्टिंग लेजर्स के जो अकाउंट्स बने थे उनकी बैलेंसिंग में हो सके कि आपने कुछ गलती कर दी हो। यहां तक भी अगर आप बच गए तो हो सके कि आपने जो बैलेंस आपने करा उसे शायद आपने कैरी फॉरवर्ड करते वक्त कुछ गलती कर दी हो। तो कुल मिला के आप अलग अलग स्टेजेज हैं जहां पे गलतियां हो सकती हैं। या फिर हो सके कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाते समय ही कुछ गलती कर दी हो। तो इन्हीं जगहों पे गलती हो सकती है। देखते हैं अब आगे। तो इन गलतियों को क्लासिफाई किया गया है। ये चार पार्ट में गलतियों को क्लासिफाई किया गया है। आप जो गलतियां कर रहे हो अकाउंट्स में, उन्हें ये चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कैसे कैसे हैं? एरर ऑफ कमीशन है फर्स्ट आपका, सेकंड है एरर ऑफ ओमिशन, फिर है एरर ऑफ प्रिंसिपल, और फिर है एक आपका कंपनसेटिंग एरर। तो एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? जैसे आपने कुछ मतलब आप रिकॉर्ड कर रहे हो और उसमें कुछ, मान लो कि आपसे गलती हो गई, आपने 1000 का 10,000 लिख दिया, 10,000 का 1 लाख लिख दिया, या फिर डेबिट करना था आपने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था आपने डेबिट कर दिया। तो कुछ इस तरीके की जो गलतियां होंगे वो आपका कहा जाएगा क्या? एरर ऑफ कमीशन। जैसे रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, आपने पोस्टिंग के समय में कुछ गलती कर दी, रॉन्ग टोटलिंग कर दी। आप जो बैलेंसिंग के समय जो टोटल करके आप बैलेंसिंग कर रहे थे, हो सके कि आप वहां पे टोटलिंग में आप गलतियां कर रहे हो।
तो ये सब क्या है, आपके एरर ऑफ कमीशन के एग्जांपल है। आप जो कास्टिंग कर रहे हो उसमें हो सके कि कुछ गलती कर दो आप, तो इन जगहों पे जो गलतियां हो सकती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपका एरर ऑफ कमीशन। ठीक। एरर ऑफ ओमिशन क्या है, जैसा कि आपका मतलब कि वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है कि आपने ओमिट ही कर दिया है, मतलब आप बिल्कुल लिखना ही भूल गए हो। आप कोई एंट्री को, आपको उस एंट्री को वहां पे रिकॉर्ड करना था, आप उसकी रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए। तो ये क्या हो गया, आपका एरर ऑफ ओमिशन हो गया। अब एरर ऑफ ओमिशन भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है कि आपने पूरी की पूरी जो एंट्री है उसे ही ओमिट कर बैठो, और या फिर एक हो सकता है कि क्योंकि हमने ये जाना था कि हर ट्रांजेक्शन के डुअल एस्पेक्ट होते हैं, मतलब डेबिट एंट्री भी उसकी होती है और क्रेडिट एंट्री भी होती है। तो हो सके कि आपने डेबिट की एंट्री की पर क्रेडिट की एंट्री आप करना भूल गए, तो ये क्या होगा, आपका एरर ऑफ ओमिशन का एग्जांपल हुआ। फिर क्या होता है कि आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। जैसे हमने अकाउंटिंग के जो हमने लेक्चर को स्टार्ट करा था, जो फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें हमने देखा था कि कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स से कन्वेंशन थे कुछ। अगर आप मान लो कि उन प्रिंसिपल कन्वेंशन को समझने में ही आप गलती कर बैठे हो और जिसकी वजह से आपने यहाँ पे कुछ गलती की हो, तो ये क्या कहेगा, आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेगा। जैसे इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अमाउंट स्पेंड ऑन एडिशन टू द बिल्डिंग शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप बिल्डिंग में कुछ अपना कुछ नया एडिशन कर रहे हो, मान लो कि आपका बिल्डिंग था उसके ऊपर एक फ्लोर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या फिर मान लो कि आपके बिल्डिंग में जिस फ्लोर पे 5 कमरे थे, आपने वहां पे उस कम 2 कमरों को तो साथ में मर्ज करके आपने एक बड़ा सा हॉल बनाया। मतलब कुछ इस तरीके के काम कर रहे हो जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये आपका कहा जा रहा है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। द अमाउंट स्पेंट ऑन एडिशन टू द बिल्डिंग शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपका एक एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाएगा। तो इंस्टेड इफ दिस अमाउंट इज डेबिटेड टू मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स अकाउंट, मतलब आपने उसे अपने मेंटेनेंस वाले अकाउंट में आपने उसकी एंट्री कर दी, ये क्या हुआ आपका, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाएगा। सिमिलरली अगर आप क्रेडिट परचेज मशीनरी की क्रेडिट परचेज कर रहे हो और उसकी रिकॉर्डिंग आपने कर दी परचेजेज बुक में, हालांकि वो एंट्री कहाँ पे जानी चाहिए थी, आपको असाइनमेंट दिया गया था जनरल प्रॉपर पढ़ने के बाद, पढ़ने के लिए आप सबने पढ़े होगे, तो ये एग्जांपल आप अच्छे से आप समझ रहे होगे कि उसकी एंट्री जानी चाहिए जर्नल प्रॉपर में, लेकिन उसकी एंट्री कर दी गई परचेजेज बुक में। तो ये सब जो प्रिंसिपल के अंडरस्टैंडिंग के कमी के कारण अगर हम कुछ गलतियां कर बैठ रहे हैं, ये आपका क्या कहा जाएगा, क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल। और ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि हमने वो एंट्री तो की ना एक अकाउंट के, मान लो कि हमें अकाउंट ए में करना था, उसकी जगह हमने अकाउंट बी में कर दिया, तो डेबिट साइड भी वही रहा, डेबिट साइड में भी हमने उसकी एंट्री की है और क्रेडिट साइड में हमने उसकी की ही, तो जो टोटलिंग वगैरह आएगा वो तो बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे 10,000 का 10,000 भी नहीं लिख रहे हैं, या फिर डेबिट साइड ही सिर्फ एंट्री करके छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कि बैलेंसिंग मेरा यहाँ पे प्रभावित नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। फिर और क्या हो सकता है, आपका कंपनसेटिंग एरर्स हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं कि आप एक जगह कुछ बढ़ा के आपकी गलती, आप कुछ ऐसा गलती कर रहे हो कि एक जगह आपने कुछ बढ़ा दिया और फिर नेक्स्ट टाइम आप कुछ वैसा गलती कर रहे हो कि जितने से आपने बढ़ाया उतने ही से घटा भी दिया, तो मतलब कुल मिला जुला के वो जो मामला है वो बराबर का बैठ जा रहा है। तो ये क्या कहा जाएगा, आपका कंपनसेटिंग एरर्स कहा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा, when two or more errors are committed in such a way that the net effect of these errors on the debits and credit account is nil, such errors are called compensating error। मतलब जो नेट रिजल्ट आपका है डेबिट एंड क्रेडिट का मिला के वो आपका बिल्कुल नील हो जा रहा है आपके एरर्स के कारण, तो वैसे एरर्स को कहा जाएगा क्या, कंपनसेटिंग एरर कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि परचेज बुक को आपने ओवरकास्ट कर दिया 10,000 रुपए से, ठीक,
जिसके कारण क्या हुआ कि आपका डेबिट जो है 10,000 रुपए से बढ़ गया। और ये किस अकाउंट का बढ़ा? परचेजेज अकाउंट का। और फिर अगर सेल्स रिटर्न अकाउंट को आपने अंडर कास्ट कर दिया उतने ही अमाउंट से, 10,000 के अमाउंट से, तो मिला जुला के यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10,000 से आपने यहाँ पे बढ़ा दिया और 10,000 से आपने यहाँ पे घटा दिया, मतलब मामला वहां पे बिल्कुल मतलब कि नील सा बैठ जाएगा। तो ऐसे एरर्स को कहा गया कि आपका कंपनसेटिंग एरर्स। अब देखिए ऐसे एरर्स को तो हमने अब जान गया कि कितने तरीके के हम ये गलतियां कर सकते हैं। अब फिर अब पता चल गया कि हाँ ऐसे ऐसे गलतियां कर सकते हैं, तो अब फिर हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा कि हाँ भाई ढूंढो कहाँ गलती किए हो आप। ठीक, तो उन गलतियों को अब ढूंढना पड़ेगा। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, इट इज ए क्लियर इंडिकेशन दैट एट लीस्ट वन एरर हैज अकर्ड। द एरर नीड्स टू बी लोकेटेड एंड करेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल स्टेटमेंट। हमारा अल्टीमेट एम क्या है? फाइनल स्टेटमेंट बनाना। और जब तक हम गलतियों को सुधारेंगे नहीं, गलतियों को पकड़ेंगे नहीं, हम उस स्टेज में मतलब कि हमारा जो अल्टीमेट एम है उसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमारा जो अभी का मेन इंपॉर्टेंट टास्क क्या हो जा रहा है कि हम पहले जो गलती हमें पता चल गया कि ऐसी ऐसी गलतियां हो सकती हैं, तो अब हम उन्हें खोजेंगे, ढूंढेंगे कि कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। ठीक, अब मान लो कि गलतियां हमने पता चल गई हमें कि हाँ ऐसी ऐसी गलतियां हो सकती हैं, अब यहाँ यहाँ पे गलतियां हो सकती है, उन जगहों पे हम अब ढूंढना शुरू कर रहे हैं। तो गलतियां अब हमें जब मिल रही हैं तब उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा कि उन्हें अब रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेक्टिफिकेशन द एरर्स में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कैसे कैसे एरर आपके यहाँ पे हमने अभी बात करा, तो कुल मिला के दो ही तरीके के एरर हुए ना आपके। एक तो वैसे एरर जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को प्रभावित कर रहे हैं, और दूसरे वैसे एरर जो कि आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। ठीक, तो एरर्स को जो है हम किन स्टेज पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो आप ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही आपका पता चल जाए तो वो तो वेल एंड गुड है, हमें मतलब कि मेरा प्रोसेस पूरा स्मूथली होता जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रायल बैलेंस बना लिए, वहां पे अगर हमें कुछ डाउट सा लगा, फिर हम एरर ढूंढने गए, तो एक स्टेप मेरा यहाँ पे भी आ सकता है कि इस स्टेज पे भी हम एरर को आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसी बारीक गलती कर दी है कि हमें अब पता ही नहीं चल रहा है कि अब क्या है कहाँ पे है, ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहा। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि अब फाइनल अकाउंट्स भी हम बना लिए हैं लेकिन हमें गलती अब नहीं मिल पाया है, तो वैसे गलतियों को फिर हम अगले साल के लिए छोड़ देंगे कि अच्छा इस साल तो नहीं मिल पाएगा, अब देखते हैं अगले साल कुछ वैसा गलती वलती होता है तो हम देखते हैं, नजर डालेंगे यहाँ पे वापस। तो इन तीन स्टेज पे आपकी गलतियां हो सकती हैं। ठीक, तो ऑल एरर्स व्हाट एवर मे बी देयर काइंड और नेचर रिजल्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फोर पोजीशन। मतलब जितने भी एरर आप कर सकते हैं, मतलब जितना भी आप मतलब कि पूरा आप कोशिश कर लो, यही चार तरीके के आप एरर कर सकते हो। मतलब एरर जो आप करोगे उसके यही चार प्रभाव पड़ सकते हैं। कैसे कैसे प्रभाव पड़ सकते हैं? तो ये तो आपका एक्सेस डेबिट इन वन और मोर अकाउंट, या तो आपका डेबिट साइड कुछ से बढ़ जाए, तो ये कहा एक प्रभाव ये हो सकता है। तो इसे हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि डेबिट जब मेरा एक्सेस हो गया तो इसे हम मतलब कि नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे? एक्सेस हो गया मतलब कि जितनी हमें मतलब जितना सही का फिगर था उससे मेरा बढ़ गया है, तो उसे नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर डेबिट अगर ज्यादा हो रहा है तो हमें फिर क्रेडिट करना पड़ेगा। द दिस मस्ट बी रेक्टिफाई बाय क्रेडिटिंग द एक्सेस अमाउंट। मान लो कि अगर 5,000 रुपया से आपने एक्सेस डेबिट कर दिया है आपने, तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए आपको 5,000 रुपए से क्रेडिट एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी जो डेबिट कम करके दिखा दे सकते हो। एक गलती ये भी हो सकती है कि डेबिट ये या तो बढ़ा दिया आपने तो उसकी हमने देख लिया, डेबिट अगर कम हो गया तो उसके लिए क्या करेंगे कि डेबिट जब आपने कम, आप ऐसी गलती की कि आपका डेबिट कम हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम ऐसी एंट्री पास करेंगे कि जो मेरा मान लो कि 5,000 रुपये से अगर मेरा डेबिट अभी कम हो रहा है, तो वैसी एंट्री पास करेंगे 5,000 रुपये से मेरा डेबिट बढ़ जाए, तो दिस मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय फर्दर डेबिट हम करेंगे। ठीक, 5,000 रुपए से हम
उसी अकाउंट में एक और हम डेबिट एंट्री पास करेंगे, जिससे कि जो चाहिए था, जिस पोजीशन पे हमें चाहिए आना चाहिए था, उस पोजीशन पे हम आ जाए। और क्या हो सकता है कि एक्सेस क्रेडिट इन वन और मोर अकाउंट। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ डेबिट ही बढ़ा के कर दो या फिर डेबिट ही घटा के कर दो, डेबिट क्रेडिट भी आपका बढ़ा हुआ हो सकता है। तो एक्सेस क्रेडिट के लिए भी हम उसी तरीके का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर क्रेडिट आपका अधिक कर दे रहे हो तो उसकी नलीफाई करने के लिए आपको डेबिट को बढ़ा के वहां पे फिर अब एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक। और आप क्रेडिट अगर कम कर रहे हो तो फिर आपको क्रेडिट की एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, जो कि आपका डिफरेंस अमाउंट के बराबर होगा। क्लियर है ना? चलिए, तो इंसान जितने भी वेराइटी ऑफ एरर्स कर सकता है, उसे हमने अभी जाना कि ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में उसे अब हम रख सकते हैं। एक तो वैसा हो गया कि जो ट्रायल बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है उस एरर के होने के कारण, और दूसरा जिसके कारण ट्रायल बैलेंस पे कुछ प्रभाव आ रहा है। तो पहले देखते हैं कि उन एरर्स का कैसे रेक्टिफिकेशन करेंगे जिनके कारण ट्रायल बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। तो हमने ये अभी जाना कि जो ट्रायल बैलेंस पे वैसे एरर जिनके कारण कोई प्रभाव ट्रायल बैलेंस पे नहीं आ रहा है, वो जनरली क्या होते हैं, हमारे टू साइडेड एरर होते हैं। मतलब कि हमने डेबिट साइड भी कुछ गलती किया और क्रेडिट साइड भी कुछ गलती की है। तो उन एरर के रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे कि जो करेक्ट एंट्री है, और वैसी एंट्री हम कब किस स्थिति में होती है, जैसे पूरा का पूरा ही ओमिशन हो गया, या फिर तो वैसी स्थिति के लिए हम क्या करें कि जो करेक्ट एंट्री है उसकी हम जो जर्नल एंट्री है वो पास कर देंगे, उसके मेरा जो है रेक्टिफिकेशन है हो जाएगा। तो दे कैन बी रेक्टिफाई बाय रिकॉर्डिंग ए जर्नल एंट्री गिविंग द करेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट टू द कंसर्न्ड अकाउंट। अगर आपने मान लीजिए कि सैलरी पे करा था आपने 5,000 रुपए का, और उसकी एंट्री आपने नहीं की, तो अब क्या करोगे आप? अब जब आपको पता चल गया कि हाँ ये हमने एंट्री नहीं कर दी, ये हमसे छूट गया था, तो अब क्या करोगे कि आप उस जो सैलरी आपने पे करा उसकी एंट्री कर दोगे। तो उसकी एंट्री के लिए आपको डेबिट साइड भी आपको एक एंट्री करना पड़ेगा और क्रेडिट साइड भी, जैसा कि नॉर्मली हम करते हैं, ठीक। So example of such errors are complete omission to records in entry in the books of original entry, wrong recording of transaction in the books of accounts, complete omission of posting to the wrong accounts on the correct side, and the error of principal। तो एक तो आपका पूरा ओमिशन के कारण ही ऐसा जो है गलती आप की है, आपने पूरे पूरे को ओमिट करके, या फिर जो प्रिंसिपल के कारण जो एरर आया उसके कारण भी हो सकता है। तो प्रिंसिपल वाले एरर को हम कैसे दुरुस्त करेंगे? तो एक तो हमने जो गलती कर दी उसे फिर यहाँ पे प्रिंसिपल के कारण जो एरर आया है, मतलब कि हमने एंट्री की है, समझ रहे हो ना? अभी हमने डिस्कस करा था, एंट्री की है पर अलग अकाउंट में या फिर अलग तरीके से हमने कुछ एंट्री कर दी है। तो पहले तो जो हमने एंट्री की उसे हमें कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल कर देंगे उसे। कैंसिल करने के लिए उसकी रिवर्स एंट्री हम पास करेंगे, मतलब जितने से हमने डेबिट कर दिया है जिस अकाउंट में, उतने से हम क्रेडिट कर देंगे, और जितने से हमने क्रेडिट करा उतने से हम डेबिट कर देंगे। ये हो गया आपका कैंसिलिंग इफेक्ट। और फिर जो एक्चुअल में होनी चाहिए उसे फिर हम रिस्टोर करेंगे, वैसी एंट्री हम पास करेंगे। तो यहाँ पे जो हम देख रहे थे कि जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कोई बहुत ट्रायल बैलेंस पे नहीं डाल रहे हैं, उनका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा ये हमने अभी जाना। अब उनके बारे में जानते हैं जिनके कारण ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव आ रहा है। तो द एरर्स विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट कैन बी रेक्टिफाइड बाय गिविंग एन एक्सप्लेनेटरी नोट इन द अकाउंट। जैसे आपका जो अकाउंट था, तो उसमें मान लो कि आपने कुछ, मतलब आपने क्रेडिट कम करा, आपको क्रेडिट कुछ ज्यादा करना चाहिए था लेकिन आपने क्रेडिट कुछ कम करा। तो अब इसका आप क्या करोगे? इसका जो है अभी हमने सीखा था इसके बारे में कि वैसे एरर्स को आप क्या करोगे कि जब आपने क्रेडिट कम करा तो एक और एंट्री आप पास करोगे जिसमें आप क्रेडिट को वहां पे लिखोगे कि हाँ इतनी के क्रेडिट हम अभी और कर रहे हैं। तो उसके लिए आप ऐसा तो नहीं कि यहाँ सिर्फ लिख दोगे, उसके पर्टिकुलर्स में आप क्या डालोगे? तो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आपको एक एक्सप्लेनेटरी नोट डालना होगा, ये बताते हुए कि जैसे देखिए यहाँ पे, ये देखिए, श्याम से अकाउंट वाज क्रेडिटेड शॉर्ट बाय ₹190, दिस विल बी रेक्टिफाइड एज फॉलोज। कैसे होगा भाई?
तो ये जो श्याम का अकाउंट है उस पे हमने ये पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में ये हमारा जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट हमने सॉर्ट करा, मतलब क्रेडिट हमने कम डाला था तो जितने से कम डाला था उतने की एंट्री कर दिया, और पर्टिकुलर्स में हमने एक्सप्लेनेशन उसका डाल दिया कि क्यों कर रहे हैं भाई। तो डिफरेंस इन अमाउंट पोस्टेड शॉर्ट ऑन, हमने किसी यहाँ पे हम डेट लिखेंगे कि इस तारीख को हमने ये वाला जो एंट्री पास करा था उसमें इतने से हमने कम पास कर दिया था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। परचेजेज बुक बाज अंडर कास्ट बाय ₹1000, दिस विल बी रेक्टिफाइड। ये कैसे होगा भाई? तो आपका जो परचेज अकाउंट है ये ₹1000 से आपको अंडर कास्ट किया हो, मतलब आपने डेबिट कम करा है, तो वहां पे आपके डेबिट की एक एंट्री करनी पड़ेगी उतने अमाउंट से। तो डेबिट के आपने ₹1000 की एंट्री की और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में आपने क्या डाला, एक्सप्लेनेशन डाला, अंडर अंडर कास्टिंग परचेजेज बुक्स फॉर द मंथ ऑफ, आपने जिस टाइम जिस मंथ का आपने करा था वो मंथ यहाँ पे डाल दो। मतलब एक्सप्लेनेटरी नोट आप इसलिए डालोगे ताकि बाद में कोई अगर देख रहा है या फिर आप खुद ही देख रहे हो तो कम से कम वो समझ में आए कि हाँ भाई ये क्यों डाला हमने। उससे आपको ये भी पता चले कि हाँ हमने ये एरर करा था उस समय में, उसके रेक्टिफिकेशन के लिए हमने एक ये करा है। ऐसा नहीं कि जैसे आप बच्चे में करते थे कि हाँ पेंसिल से लिखते थे और जो एरर हुआ उसे फिर इरेजर से आपने इरेज कर दिया, वो नहीं करना है यहाँ पे, या फिर आपने काट पीट करके आपने उसे दुरुस्त कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी कम होगी। मतलब आप अगर काट पीट किया हुआ रहेगा तो उससे सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि आपने कुछ न कुछ तो यहाँ पे घपला करा है, जो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है मार्केट में कम होगी। इसलिए अकाउंटिंग में जो कटिंग है ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप उसको कुछ गलती हुई उसे रेक्टिफाई करो, आप उसे कट नहीं कर सकते हो। ठीक, अब इस तरीके से तो हमने कर लिया। अब एक सस्पेंस अकाउंट के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम कैसे एरर्स का रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो देख लेते हैं कि अगर कास्टिंग में कुछ गलती हो गई है, कास्टिंग में कुछ गलती हो गई है, या फिर कैरिंग फॉरवर्ड करते वक्त हमने कुछ गलती कर दी, बैलेंसिंग करते वक्त कुछ गलती कर दी, या फिर हमने गलत साइड पोस्टिंग कर दी, गलत अमाउंट से पोस्टिंग कर दी, या फिर ओमिटिंग टू शो एन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से हमने किसी अकाउंट को दर्शाना ही, हमने उसे ही ओमिट कर दिया। तो इन सब जगहों पे हम सस्पेंस अकाउंट बना के हम उसकी जो है रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो इन इन तरीके के एरर्स को हम लोग सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करते हैं। चलिए तो क्विकली देख लेते हैं कैसे हम इससे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे। देखते हैं, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। हाँ, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹10,000 वेयर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। मोहन को हमने क्रेडिट सेल किया था ₹10,000 का, वो मोहन के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया गया। तो हमने अभी एंट्री क्या कर रखी है, रॉन्ग इफेक्ट क्या है मेरा, मोहन अकाउंट्स डेबिट को हम डेबिट जो हमने नील से करा है डेबिट, मतलब कि इसकी एंट्री की ही नहीं है, और सेल्स अकाउंट में हमने 10,000 की क्रेडिट कर रखी है। हालांकि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कि मोहन अकाउंट को 10,000 से हम डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को 10,000 से हमने क्रेडिट करते हैं। ये वाली तो चलिए सही है, पर ये वाली तो हमने की नहीं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करेंगे। अच्छा सोचिए जरा, सस्पेंस अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ी? तो सस्पेंस अकाउंट की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम ना हमारा जो कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी यहाँ पे एंट्री है, वो अपने साथ डुअलिटी एस्पेक्ट को लेके आता है। ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं कि चलिए भाई हमने यहाँ पे तो डेबिट की नहीं है तो नेक्स्ट एंट्री हम कर देते हैं, हमने यहाँ पे डेबिट को छोड़ दिया था करने से, हम रह गए थे, नेक्स्ट टाइम में हम क्रेडिट को नहीं करेंगे, हम डेबिट ही सिर्फ कर देते हैं, हमारा जो है बात बराबर हो जाएगा। नहीं जी, ऐसा आप नहीं करोगे। तो क्योंकि आप एक तो गलती किए हो और गलती को सुधारने के लिए फिर से उसी तरीके की गलती फिर से आप करोगे, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो फिर इसी को इसी समस्या के निवारण के लिए यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को लाया गया है। मतलब यहाँ पे, मतलब अगर हम 10,000 से डेबिट अगर कर रहे हैं
तो फिर उसकी एक क्रेडिट एंट्री भी आएगी, और क्रेडिट एंट्री हम क्रेडिट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर हम क्रेडिट एंट्री कहाँ करेंगे, किस अकाउंट में करेंगे, तो वो आपको करना होगा सस्पेंस अकाउंट में। ठीक, तो उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए हमने क्या करा कि मोहन अकाउंट को 10,000 से डेबिट कर दिया, और एक सस्पेंस अकाउंट हमने खोला और उस अकाउंट को हमने 10,000 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इस एरर का रेक्टिफिकेशन करा। और फिर जितने भी इस तरीके के एरर हो रहे हैं, वैसे ही किसी में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किसी में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और फिर फाइनली हम मतलब कि सारे एरर्स को जब हम मतलब कि रेक्टिफाई कर लिया होंगे, और फिर जब हम सस्पेंस अकाउंट में आएंगे, तो फिर वहां पे मैच करें कि जितने फिर अब सस्पेंस अकाउंट के डेबिट हैं और जितने फिर सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हैं, टोटल दोनों साइड के बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों साइड के बराबर आ रहे हैं, मतलब कि हमने अब जो है सारी जो हमारे एरर्स हैं उन सबको अब हमने रेक्टिफाई कर लिया है। ठीक, मतलब अब मेरा जो है मतलब कि वैसे एरर जिनके कारण मेरा ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव आ सकता था, उन सारे एरर्स को हमने रेक्टिफाई कर लिया है। जब सस्पेंस अकाउंट आपका बैलेंस हो रहा है, वैसी स्थिति की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ एक चीज रह जाए, सस्पेंस अकाउंट आपका बैलेंस की स्थिति में वहां पे नहीं है, डेबिट मान लीजिए कि सस्पेंस अकाउंट के जो आप डेबिट के टोटल कर रहे हो 8,000 है, और क्रेडिट की टोटल आप कर रहे हो तो 10,000 है, मतलब यहाँ पे अभी 2,000 की डेबिट कहीं और पे मिसिंग है, वो अब हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है। और अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक अगर हम उसकी मतलब कि पता हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अब उसे वैसी एरर की स्थिति में ही हमें उसे फिर नेक्स्ट ईयर तक पास करना पड़ेगा, और फिर अगले साल हम वैसी एंट्री को फिर अब देखेंगे और फिर वहां पे रेक्टिफाई करेंगे। मतलब सस्पेंस अकाउंट जब मेरा बैलेंस हो जा रहा है, तो ये एक तरीके से इंडिकेशन है कि हाँ चलिए एक स्टेप तो आपने पार करा, कि आप मतलब इस तरीके की गलती से अब आप फिट हो, मतलब इस तरीके की गलती अब आपके अकाउंट्स में आपके जो प्रोसेस है उसमें नहीं है। तो यहाँ से हमने वहां जंप करा था, अब देख लेते हैं कि सस्पेंस अकाउंट बनाने का मतलब कि तरीका क्या होगा, मतलब हम कैसे करेंगे उसका रेक्टिफिकेशन। मतलब हमने एग्जांपल तो देख लिया, पर प्रोसेस को भी जानना जरूरी है, तो प्रोसेस देख के क्या है। While rectifying one-sided errors using suspense account, the following steps are taken. क्या है भाई हमारे स्टेप्स, तो आइडेंटिफाई द अकाउंट अफेक्टेड ड्यू टू एरर। हमने अकाउंट को आइडेंटिफाई करा, जैसे उस एग्जांपल है हमने मोहन अकाउंट को आइडेंटिफाई करा था। ठीक, ascertain the amount of excess debit credit or short debit credit in the affected amount in the affected account, मतलब उस अकाउंट में हमें पिछले एग्जांपल में 10,000 की शॉर्ट एंट्री मिली थी। ठीक, if the error has resulted in excess debit or short credit in the affected account, credit the account with the amount of excess debit or short credit। लेकिन ये वाला एग्जांपल हमारा नहीं था, हमारा एग्जांपल था ये वाला। क्या था एग्जांपल हमारा, एक्सेस क्रेडिट और शॉर्ट डेबिट वाला था, हमने वहां पे डेबिट नहीं किया था, तो हमारा शॉर्ट डेबिट का था। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो मेरा शॉर्ट डेबिट है उसे हम फिर डेबिट करेंगे। ठीक, या फिर अगर एक्सेस क्रेडिट है तो ऐसी स्थिति में भी हम उसे डेबिट करना पड़ेगा हमें। ठीक, और फिर इसके बाद फिर कंप्लीट द जर्नल एंट्री बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द सस्पेंस अकाउंट एज अनदर अकाउंट अफेक्टेड अदरवाइज। ठीक, मतलब इस तरीके से हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे। चलिए ये तो हो गया। अब हमने दोनों तरीके के जो एरर्स थे, हमारे दोनों कैटेगरीज के एरर थे, उन्हें हमने रेक्टिफाई कर लिया। कौन कौन कैटेगरीज, तो एक जिनके कारण ट्रायल बैलेंस मेरा इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव आ रहा था, और दूसरा जिसके कारण ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव नहीं आ रहा था। दोनों के रेक्टिफिकेशन के हमने तरीकों को समझ लिया। ठीक, अब देखिए अगर सस्पेंस अकाउंट मेरा अभी भी बैलेंस नहीं हो पाया, तो वैसी स्थिति में क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हम उस एरर को लेके जा रहे हैं। इफ सम एरर्स कमिटेड ड्यूरिंग एन accounting year are not located and rectified before finalization of final statement, सस्पेंस अकाउंट उस समय क्लोज नहीं किए जाएंगे, और इसके बैलेंस को क्या कहा जाएगी, कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जैसा कि अभी हमने चर्चा की इस बात की। अब देखिए, when the errors committed in one accounting year are located and rectified in the next accounting year,
तो वैसी स्थिति में आप कैसे करोगे? मतलब हमने पढ़ा था ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे आपने एक एंट्री को यहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ी की, आपने रेंट को ठीक ढंग से यहाँ पे एंट्री नहीं की थी। रेंट में जो आपने रेंट देने थे आपके लैंडलॉर्ड को, आपने वो उसकी एंट्री आपने नहीं की। तो और इसकी और ये आपका जो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाने तक आपको पता भी नहीं चल पाया था इसका। मतलब आपको सस्पेंस अकाउंट आपका बैलेंस भी नहीं हो पाया था, और अब इसे आप नेक्स्ट ईयर लेके गए। तो रेंट तो आपका था पिछले साल का, लेकिन उसे अब लेके गए आप नेक्स्ट ईयर में। और तो अगले साल फिर तो अगले साल का भी तो रेंट रहेगा ही। और पिछले साल का रेंट को भी अगर आप इस मतलब कि नॉर्मल एंट्री आप रेंट का पास कर दो नेक्स्ट ईयर में भी, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है उसका तो वायलेशन हो गया। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता था, यही कहता था ना कि जो सेम पीरियड के रेवेन्यू है और जो सेम पीरियड के एक्सपेंसेस है, इनका हम मैचिंग करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे करने क्या लग गए, आप पिछले साल के जो एक्सपेंस है उनका उनको यहाँ पे आप नेक्स्ट ईयर लेके आ गए हो। तो ये तो सरासर उस प्रिंसिपल का वायलेशन है, तो ये तो अलाउड नहीं है। तो फिर हम कैसे करेंगे, इस सिचुएशन से हम कैसे निपटेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या उसका नाम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू फिर आप आगे के प्रोसेस को करोगे। ठीक। अब प्रॉफिट फायदा क्या होगा यहाँ से आपका, कि आपका जो कॉन्सेप्ट का वायलेशन हो रहा था वो आपका बरकरार रह जाएगा, वायलेशन करने से आप बच जाओगे। और फिर आप जो यहाँ पे इंडिकेट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को यहाँ पे आप इंडिकेट करोगे, तो इससे क्या है कि आपका एक इंडिकेशन भी हो जाए कि ये जो एंट्री आप कर रहे हो पिछले साल का जो है, आपने आपके जो एरर पूछ रह गए थे उसके रेक्टिफिकेशन के लिए आप कर रहे हो। तो यहाँ से ये इस वाले पॉइंट से एमसीक्यू बनने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। तो इसे ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपसे पूछ दिया जा सकता है ऑप्शन देके कि अगर हम इस साल मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में एरर को रेक्टिफाई नहीं कर पाए तो नेक्स्ट ईयर में हम उसे कैसे करेंगे। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि एक्सप्लेनेटरी नोट बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, या फिर नॉन ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव ऐसे करके चल सकता है। तो ये हमने जान लिया। चलिए, अब हमारा जो है एक आपका क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। तो इसमें कुछ वैसा बताने वाला है नहीं, आप इसे बार इसे गो थ्रू इसे कर लीजिए। वैसे इसमें कुछ वैसा कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस यही कहा गया है कि जितनी गलती आपको बताई गई है कि इतनी गलती हमने की है, आप उतनी ही गलती को मानोगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से दो चार गलतियां आप और मान लो। वो करने की वो करने का आपको अधिकार नहीं है। आप कुछ एज्यूम नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको कहा गया कि आपने डेबिट मतलब आपको करना था डेबिट किसी अकाउंट में, आपने कर दिया क्रेडिट। तो आप बस इसी को गलती मानोगे कि आपको करना था डेबिट, आपने कर दिया क्रेडिट। आप इस बात आप खुद से ये एजम्पशन नहीं लगाओगे कि अगर मान लो कि आपको करना था डेबिट 5,000 से 5,000 से, आपने कर दिया क्रेडिट 5,000 से। तो आप खुद से ये एज्यूम नहीं कर लोगे कि अच्छा 5,000 की जगह हो सके कि 50,000 कर दिया हो। ये आप नहीं कर लोगे। मतलब जितनी गलती कही गई है उस बंदे ने बस उतनी ही गलती, जितनी गलती उसे डिटेक्ट कर पाया है उतनी ही गलती आपको मतलब कि कर उतनी ही जानकारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। खुद से आप कुछ अलग गलतियां पे एज्यूम नहीं कर दो कि हाँ ये तो गलत बार बार कर रहा है तो ये वाला गलती भी इसने तो करा ही होगा। ठीक। तो यही है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पिछले लेक्चर में क्वेश्चंस नहीं डिस्कस हो पाए थे, तो पिछले के भी कुछ क्वेश्चंस हैं और इसके तो क्वेश्चन है ही। चलिए, क्वेश्चन क्या है आपका, ट्रायल बैलेंस आपका क्या है, एक अकाउंट है, स्टेटमेंट है, सब्सिडियरी बुक है, या फिर प्रिंसिपल बुक है। तो अकाउंट है, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं कि ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है। सब्सिडियरी बुक है, ये सब्सिडियरी बुक तो हमारा लेजर्स वाले होते हैं। प्रिंसिपल बुक तो ये तो हमारा जर्नल होता है। मतलब ट्रायल बैलेंस क्या है आपका, स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। ट्रायल बैलेंस इज a statement showing the abstract of debit balance, या फिर सेकेंड है आपका ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस। मतलब ट्रायल ट्रायल बैलेंस हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था उसमें हमने क्या देखा था, क्या उसमें सिर्फ डेबिट बैलेंस दिखते थे या फिर उसमें सिर्फ क्रेडिट बैलेंस दिखते थे? नहीं जी, उसमें तो दोनों ही दिखते थे। आंसर हो गया आपका बोथ। काफी आपके मतलब कि बहुत लोग ये कहते रहते थे कि सर जो मतलब क्वेश्चंस हैं वो डाउट आ रहे हैं, हम क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा वो हमें पता नहीं चल पा रहा है, कैसे करें? तो देखिए इसके क्वेश्चंस जो है लेक्चर्स के थ्रू डिस्कस ना करने का कुछ वजह होता है। ऐसा आपको हर चीज की स्पून फीडिंग नहीं की जा सकती है। आपको लेक्चर के थ्रू जो कंटेंट डिलीवर कर दिया गया, अब क्वेश्चंस बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अगर आप मतलब इतने ही आपके डाउट्स आ रहे हैं तो मतलब कि लेक्चर्स के जो कमेंट सेक्शन है उसमें तो दिखते नहीं है कोई भी डाउट। बस यूं ही आप हल्ला मचाते रहते हो कि हाँ मतलब कि पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, ये हमारे डाउट है, ये हम कहाँ से क्लियर कर पाए। मतलब सिंपल सा एक ओपन सा प्लेटफॉर्म है, जिस वीडियो में आपका डाउट आ रहा है उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल दो, जैसे ही समय मिलेगा वो उसका जो है जवाब दिया जाएगा। पर नहीं जी, चलिए देख लेते हैं क्या है। द ऑब्जेक्टिव ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ascertain the arithmetical accuracy of the ledger account, to help in locating errors, to help in the preparation of final accounts, या फिर all of the above। क्या होगा इसका आंसर? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस से हमारी पता चलती है। जी हाँ जी, चलती है। एरर्स का पता चल पाता है, वो भी चल पाता है। और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाने में क्या इससे हमें मदद मिल पाती है? बिल्कुल मिलती है, क्योंकि फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था ना कि अब आप ट्रायल बैलेंस को एज ए स्टेटमेंट यूज करते हुए यहाँ से आप डेटा को रेफर करोगे। आपको डेटा को उठाने के लिए हर अकाउंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, मतलब कि फाइनल अकाउंट्स बनाने में भी आपको सहूलियत हो रही है। तो आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाय। ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है, नहीं एग्री कर रहा है, मतलब क्या था इसका? मतलब ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल अगर बराबर आ जा रहा है मतलब एग्री कर रहा है, और नहीं आ रहा है तो मतलब एग्री नहीं कर, बराबर नहीं आ रहा है मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा है। तो एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस किस कारण से वो इफेक्ट होता है? वन साइडेड एरर्स की वजह से, या टू साइडेड एरर्स की वजह से, या फिर दोनों की वजह से? बताइए। तो ये सब अब ऐसे ऐसे सवाल को आप बोलोगे कि हाँ सर अब डाउट आ रहा है बताओ, तो अब इसका मतलब आपने क्या करा है, मतलब लेक्चर आपने ढंग से सुना नहीं है। देखिए क्या है, इफ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज इट इम्प्लाइज दैट, मतलब सेम ही तरीके के सवाल हैं, करिएगा। मतलब अब इतना हर चीज नहीं बताया जा सकता है। देखते हैं कुछ अगर डिफरेंट है तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हाँ, नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। चलिए हमने आज के लेक्चर का सवाल आ गया, देख लेते हैं इसका क्या होगा। परचेजेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट में आपकी किसकी एंट्री होती है? आप जो गुड्स खरीद रहे हो उसकी खरीदारी की आपकी एंट्री जाती है परचेजेज अकाउंट में। और फर्नीचर जो है आपका गुड्स नहीं। गुड्स की डिफिनीशन हमने पढ़ा था कि जिसमें आपका बिजनेस डील करता है वो आपके लिए, वो आपके लिए गुड्स है। मतलब अगर आप नॉर्मल बिजनेस को चला रहे हो, मान लो कि आपका वो किराने का दुकान है या फिर आपका मेडिकल स्टोर है या फिर कोई और मतलब कि बड़ा सा कोई इंटरप्राइज है जिसमें आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हो, तो उसमें आप फर्नीचर आप नहीं कर रहे हो, मतलब आप उससे अपने ऑपरेशंस कर रहे हो फर्नीचर का यूज करके, पर फर्नीचर आप में आप डील तो नहीं कर रहे हो ना। तो इसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रिंसिपल एरर, कौन सा नहीं है वो हमें देखना है। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल एरर है, क्योंकि इसकी एंट्री हम परचेज अकाउंट में नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे बताइए कमेंट करके। कहा गया था आपको पढ़ने के लिए, बट
कम ही लोग पढ़ते हैं। इसकी एंट्री होती है जर्नल प्रॉपर में होती है। चलिए, repairs on the overhauling of second hand machinery purchase debited to repairs account। अब देखिए, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने इस बात का जिक्र करा था कि आप अगर कोई मशीनरी ले रहे हो तो उसे रेडी टू यूज बनाने में जो जो खर्चे आ रहे हैं, मतलब कि इंस्टॉलेशन चार्जेज आ रहे हैं, कुछ अगर रिपेयरिंग सेकेंड हैंड ले रहे हो तो उसकी कुछ रिपेयरिंग अगर करनी पड़ रही है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आ रहा है, ये सब आपके कॉस्ट ऑफ मशीनरी में यूज होगी। तो उसे अब देख लो कहाँ पे इसने कर दिया, रिपेयर्स अकाउंट में कर दिया गया है, मतलब ये भी प्रिंसिपल टैग वायलेशन है। ठीक। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनोज पोस्टेड टू सरोज, मतलब मनोज से हमने कैश लिया लेकिन मनोज की जगह हमने सरोज के अकाउंट में डाल दिया, तो ये तो प्रिंसिपल वाला कोई वायलेशन नहीं है। ये क्या है, हमारा एरर ऑफ कमीशन है। सेल ऑफ ओल्ड का क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो ये भी अपना मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या है आपका एरर ऑफ कमीशन क्या है। तो अगर आप मतलब ध्यान से सुनोगे तो इसे बनाने में कोई आपको ज्यादा असुविधा नहीं होनी चाहिए। बनाइएगा, कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर। Which of the following errors will be rectified through suspense account। सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम किनका रेक्टिफिकेशन करेंगे, अभी हमने लिस्ट देखी थी किन किन का कर सकते हैं, बताइएगा। If the suspense account does not balance off even after rectification of errors, it implies that there are some one-sided errors only in the books yet to be located। चलिए ठीक है, करिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 10 और एक और है क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।